नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे ईबीएस और ईबीएस के हमारे होंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें से हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उस किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसका अर्थ होता है कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो धरती पर तो आता है, लेकिन यहाँ से रिटर्न नहीं जा पाता। उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है धरती के ऊपर वो उसको रोक लेती है और यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और इसी को ही ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका है कि ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। अभी हमने बताया कि सूर्य के प्रकाश जो है आता है, उसकी गर्मी आती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होनी चाहिए, यानी जो धरातल है इस पर कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए ताकि जो इन्वायरमेंट का संतुलन है वो बना रहे। तो आंसर है इसका 33%, यानी धरती पर 33% जो है वन होने चाहिए। अगला है क्वेश्चन कि ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ग्रीन पीस है क्या। तो ग्रीन पीस क्या है, तो उत्तर है इसका कि पर्यावरण योजना है। तो ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण की एक योजना है जिसे ग्रीन पीस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चिपको जो आंदोलन था उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी उसका उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि वनों की सुरक्षा करना, यानी चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, यानी जो भारत देश है हमारा, यहाँ का जो अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है पारिस्थितिकी का वो कहाँ स्थित है। तो इसकी स्थापना हुई है बेंगलुरु कर्नाटक में, यानी कर्नाटक के बेंगलुरु नामक स्थान पर पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, यानी भारत में पर्यावरण के बारे में जो शिक्षा देने का केंद्र बनाया गया है वो कहाँ पर है। तो यह अहमदाबाद गुजरात में है। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो यह अहमदाबाद गुजरात में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है। क्या चीज़, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है बताना है। तो जो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी है वो आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। तो आपका जो सही आंसर है वो है देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं। विश्व में वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं हम लोग 21 मार्च को। 21 मार्च के दिन विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नवा क्वेश्चन हमारा कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत के वन का सर्वेक्षण करने के लिए जो मुख्यालय बनाया गया है उसको बनाया गया है देहरादून में, यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय बनाया गया है। और यहीं पर है गांधी वानिकी अकादमी, जो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी है वो भी देहरादून में है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। भारत का जो वन प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ है। तो इसकी राजधानी है भोपाल। इसकी जो भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान जो है वो आपका है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी में भारतीय वन का जो बनाया गया है केंद्र बनाया गया है यहाँ पे। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वन हैं वो है आपके मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में हैं भारत के जो वन है वो मध्य प्रदेश में 29% हैं, जबकि होने चाहिए 33%। और 33% भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन 29% भारत के मध्य प्रदेश में है, जो कि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 29% से कम ही और स्टेट में वन पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में 29% भारत के वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं क्या। तो क्वेश्चन का जो अर्थ निकल रहा है वो है कि पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन छोड़ते क्या हैं जो मानव के लिए उपयोगी है। तो पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस, यानी जो आपका आंसर सही है वो है ऑक्सीजन।
पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो कि मानव उसको ग्रहण करता है और मानव कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो इस प्रकार एक पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, मानव और जो वनस्पति के बीच का संतुलन है वो बना रहता है। 13वां क्वेश्चन हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा। यानी कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो इन सब के द्वारा होता है आपका वायु प्रदूषण। तो आपका आंसर है वायु प्रदूषण। इन सब के द्वारा आपकी जो वायु है वो प्रदूषित होती जा रही है। अगला है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक परीक्षा है, इसको किस लिए उपयोग करते हैं, यानी किस चीज़ के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग करते हैं हम जल प्रदूषण मापन में, यानी जल की अशुद्धता को मापने के लिए कि जल कितना प्रदूषित है उसको मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी जिसको पैन के नाम से जाना जाता है, क्या है। तो परऑक्सी एसिटिल जो नाइट्रेट है यह क्या है। तो यह है आपका वायु प्रदूषक, यानी यह वायु को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। तो पैन आपका वायु प्रदूषक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है वो है आपका नागपुर, और नागपुर आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। यानी कि जो आपका समताप मंडल में ओजोन परत है वो किस चीज़ से रक्षा करती है हमारी। तो वो करती है पराबैंगनी किरणों से, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि पृथ्वी पर आती हैं और इनसे स्किन कैंसर वगैरह जो रोग हैं, घातक बीमारियां होती हैं। तो जो ओजोन परत है वो ओजोन परत आपका ओजोन किरणों से हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, और यह 78% के लगभग आसपास पाई जाती है। 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, बाकी अदर गैसें 1% के रूप में पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। अगला प्रश्न है हमारा कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। जो आकाश का रंग नीला हो जाता है वो क्यों हो जाता है, उसका रीज़न बताना है। तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला हो जाता है, और जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से जो आपके 7 रंग होते हैं वो अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में कि विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हम मनाते हैं 5 जून के दिन। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है कि 21वां है कि भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। केंद्र में यानी सेंटर में जो पर्यावरण विभाग है इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना हुई 1980 में, यानी 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP जिसे कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जिसे जाना जाता है, का मुख्यालय कहाँ पे है। तो UNEP का जो मुख्यालय है वो आपका है नैरोबी में, और नैरोबी आपका पड़ता है केन्या में, और केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो नैरोबी में है आपका UNEP का मुख्यालय, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। अगला है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, यानी जो आपकी जीरोक्स मशीन होती है फोटोकॉपी की, उससे कौन सी गैस निकलती है। तो उससे निकलती है आपकी ओजोन गैस, और ओजोन गैस के बारे में अभी हमने पढ़ा कि यह हमारे लिए बहुत ही घातक है। अगला है हमारा कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया, यानी जो विश्व वन्य जीव कोष है उसने प्रतीक के रूप में किस पशु का उपयोग किया, यानी किस पशु को चुना। तो वो है आपका पांडा, और पांडा लगभग विलुप्त प्राय जीव होता जा रहा है, तो इन्होंने प्रतीक के रूप में पांडा को चुना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो टाइगर स्टेट यानी टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, तो बताना है। तो अगर हम बात करें टाइगर स्टेट की, तो टाइगर स्टेट उस राज्य को कहते हैं जहां पर टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है
और भारत में अगर टाइगर की बात करें तो भारत में जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया, यानी जो वन महोत्सव मनाया जाता है इसको प्रारंभ किसने किया, यानी इसको शुरू करने वाले कौन थे। तो वन महोत्सव की जो शुरुआत की वो के.एम. मुंशी के द्वारा की गई, यानी जो वर्तमान में हम वन महोत्सव मनाते हैं इसकी शुरुआत किया था के.एम. मुंशी ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है। जो जीवों के संरक्षण के लिए कोष बनाया गया है जहाँ से धन दिया जाता है तो वह कहाँ पर है, तो इसको बनाया गया है स्विट्जरलैंड में। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण जो कोष बनाया गया है वो आपका स्विट्जरलैंड में। अगला है कि सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा वृक्ष है जो सबसे प्राचीन काल से उगाया जा रहा है। तो वो है आपका खजूर, यानी उत्तर आपका जो सही है वो है आपका खजूर। खजूर सबसे पुराना वृक्ष है जो फल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अगला है कि सफोकेशन क्या है। अब बताना है कि सफोकेशन क्या है। तो सफोकेशन क्या है कि ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर जो प्रभाव पड़ता है, यानी मान लिया कोई जीव का समूह है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उस ऑक्सीजन की कमी के कारण उन जीवों पर जो भी प्रभाव पड़ेगा, उनकी दैनिक प्रक्रिया पर, उनके कल्चर पर, उनके रहन सहन पर, उनके जीवन पर, तो इन सब पर जो प्रभाव पड़ेगा उसी को सफोकेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है। जो जलवायु परिवर्तन है उसमें किन गैसों की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, यानी कौन कौन सी गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका को अदा करती हैं। तो वो है आपकी ग्रीन हाउस गैस, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान ग्रीन हाउस गैस का है। अगला क्वेश्चन हमारा कि ओजोन सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी गैस है जिससे सबसे ज़्यादा मात्रा में ओजोन परत का क्षरण होता है। तो यह आपका है CFC, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फोटोकॉपी मशीन हो गया, तो इन सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी CFC गैस निकलती है और CFC गैस जो है ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है, यानी कौन कौन सी गैसें मिलकर तब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण करती हैं। तो इसमें है क्लोरीन और कार्बन, यानी क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ जब कार्बन का मिक्स हो जाता है तभी यह बनते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज़्यादा ओजोन का क्षरण करती है। अगला क्वेश्चन है कि भूतल पर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कहाँ होता है, यानी जो पृथ्वी का धरातल है इस पर जो CFC का प्रयोग है वो कहाँ पर होता है। तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर CFC का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है आपका स्प्रे कैन डिस्पेंसर, जो स्प्रे कैन डिस्पेंसर मशीन होती है इसमें प्रयोग किया जाता है आपका CFC। अगला है वातानुकूलित, यानी जो आपके AC होते हैं उसमें, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज आपकी होती है उसमें से भी आपकी CFC गैस निकलती है। अगला है हेयर स्प्रे, यानी जो आपके हेयर स्प्रे आती है जिससे बालों को सुखाया जाता है, बालों पर पानी डाला जाता है, तो वहाँ से आपकी CFC गैस निकलती है। अगला है शेविंग क्रीम, जो शेविंग क्रीम होती है उसमें भी आपकी CFC गैस का प्रयोग होता है। अगला है विधिक सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि जो आप सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, जो भी लेडीज़ करती हैं या कुछ जेंट्स भी करते हैं, तो उसमें जो है CFC का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिमाण जो है या परिणाम जो है क्या है, यानी ग्रीन हाउस गैस से सबसे ज़्यादा जो परिणाम निकल कर आ रहा है रिजल्ट वो क्या है। तो यह है कि ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, यानी कि जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ की चट्टानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो बर्फ़ की जमी हुई हैं पहाड़ों पर या ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो जब क्या होगा ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा होगा तब यह बर्फ़ जो है पिघलने लगेंगे और इन बर्फ़ को पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र के आसपास जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जल स्तर बढ़ने से लोगों के घर डूब जाएंगे, वहाँ पर यातायात हो गया, बाकी अन्य चीज़ें प्रभावित होंगी। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लेशियर को पिघलने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। भारत में वृक्ष का आदमी किसे कहा जाता है, तो वृक्षों का आदमी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, यानी वृक्षों को बचाने से इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, तो इनको वृक्ष का आदमी के नाम से जाना जाता है।
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। अब यहाँ पे बताना है कि सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है यानी जीव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है पूरे धरातल पर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है जैव विविधता। तो अगर मान लिया ये पृथ्वी है और बीच में आपकी होती है भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है और यहाँ पर तापमान अधिक होने से वर्षा भी ज़्यादा होती है और वर्षा होने से यहाँ पर जो पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु, इनका यहाँ पर सबसे ज़्यादा वास होता है यानी उगते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क को कहाँ पर स्थापित किया गया है, यानी जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है भारत में वो कहाँ पर बनाया गया है तो बताना है आपको। तो जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है भारत में वह बनाया गया है आपका लखनऊ में, यानी लखनऊ में आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो पृथ्वी दिवस को मनाया कब जाता है आपको बताना है। तो पृथ्वी दिवस हम सब मनाते हैं कब, 22 अप्रैल के दिन। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो जो आपका भविष्य का ईंधन है वो कहा जाता है आपका हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और भविष्य का ईंधन इसे किस लिए कहा जाता है। तो मान लिया ये सूर्य है और सूर्य की जो प्रकाश देने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है और इसके प्रकाश का जो मेन वजह है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम की इसमें है अधिकता, इससे लगातार संलयन होता रहता है और प्रकाश उत्पन्न होता रहता है, इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, यानी जो पर्यावरण है हमारा उसकी रक्षा करने का कवच किसे कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा तत्व है जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो है आपका ओजोन परत। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि ओजोन परत जो है किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। तो ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। जो आपकी रेड डाटा बुक है उसका संबंध किससे है, बताना है कि जो रेड डाटा बुक है उसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है आपका विलुप्त संकटग्रस्त जीवों से, यानी ऐसे जीव जो लगभग विलुप्त प्राय हैं या बहुत गंभीर संकट में हैं, तो उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ स्थित है, यानी इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यानी बच्चों के लिए जो इन्वायरमेंट के बारे में सिखाए जाने का प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ है। तो वो है आपका यूएसए में, और यूएसए में कहाँ है तो वो है आपका विस्कॉसिन में। तो विस्कॉसिन यूएसए का एक स्थान है जहाँ पर है आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे और लेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा कि सीएनजी यानी जो हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो सीएनजी की फुल फॉर्म है वो क्या है आपको बताना है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल और जी फॉर गैस, जिसे हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है, यानी कितना डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होगी तब हम कहेंगे कि ध्वनि प्रदूषण है। तो इसका जो अर्थ है वो है कि ध्वनि प्रदूषित कब होता है, मानेंगे हम कब कि ध्वनि प्रदूषित है, यानी कितने डेसिबल पर हम कहेंगे कि ध्वनि प्रदूषित हो चुकी है। तो आपका जो आंसर है वो है 65 डेसिबल, यानी अगर 65 डेसिबल से ज़्यादा तीव्रता है आपके वॉइस की तो हम कहेंगे कि जो हमारी ध्वनि है वो प्रदूषित हो रही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, यानी कि जल प्रदूषित है या नहीं है, जल में कौन कौन सी अशुद्धि होने के कारण जल दूषित हो गया है, इसको मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है तो आपको बताना है। तो जल प्रदूषित को मापने के लिए प्रयोग करते हैं हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे BOD के नाम से जानते हैं। BOD के नाम से जिसे जाना जाता है, BO हो गया, BOD हो गया, तो ये सब हैं जल प्रदूषण को मापने के परीक्षण। तो BOD यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहा जाता है, तो इसके द्वारा जल के प्रदूषण को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि ताजमहल के पीले पड़ने का तथा जो ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है और उसके क्षरण यानी जो क्षरित हो रहा है
उसका मुख्य कारण क्या है। यानी जो हमारा ताजमहल है वो क्या है, ताजमहल जो हमारा वो हो रहा है पीला, और इसके पीला होने के पीछे कारण क्या है बताना है। और वह क्षरण हो रहा है, यानी कि उसके जो पार्ट हैं, जो पत्थर के टुकड़े हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे बारीक कणों में टूट रहे हैं, तो टूट कर धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है आपका अम्लीय वर्षा, यानी अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं। यानी जो कृत्रिम उपग्रह हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनको वायुमंडल के किस परत में स्थापित किया जाता है, आपको बताना है। तो जो वायुमंडल में उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, मानव द्वारा जो निर्मित उपग्रह हैं उनको किया जाता है बाह्य वायुमंडल में, यानी जो आपके वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है उसमें स्थापित किए जाते हैं आपके मानव द्वारा निर्मित उपग्रह, जो कि हमारे दूरसंचार से संबंधित होते हैं, टेलीकॉम से, और सब अन्य चीज़ों से, अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो उनको स्थापित किया जाता है बाह्य वायुमंडल में, ताकि वो पृथ्वी पर ना आए, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर कम हो जाता है और वह धरती पर नहीं आ पाते। तो इसलिए इनको उपग्रहों को स्थापित किया जाता है बाह्य वायुमंडल में। तो हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं, और साथ में हमारे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।